वेसेक्टॉमी, वेसेक्टॉमी, दो शब्द हमारी एनसीईआरटी बोलती है, ट्यूबेक्टॉमी, वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी फॉर मेल्स, ट्यूबेक्टॉमी क्योंकि ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर फीमेल्स के अंदर है। स्पर्म बहुत धीरे 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 जाएगा, मोटिलिटी कम हो जाएगी, है ना। जो पहले जाके दौड़ के जाता है वही तो एग को फर्टिलाइज करता है, तो इसकी मोटिलिटी स्लो हो जाएगा, जाने से पहले ही एनर्जी खत्म हो जाएगी। सिंपल सी बात है। इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं भी हो रहा है तो वो क्या हो गया आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द प्रचंड सीरीज। ठीक है बच्चों, बहुत टाइम बाद, है ना। अब हम लेके आए हैं क्लास 12th का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का PYQs। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ सभी बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग अपना स्कोर भी लिख रहे हो, दैट इज वेरी गुड। बहुत अच्छा आप परफॉर्म भी कर रहे हो बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आज हम प्रैक्टिस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चंस का, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, क्या आप उन्हें कर पाए या नहीं कर पाए, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस चैप्टर से ना बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चन या बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन आता है। आइए देखते हैं बेटा, ठीक है। तो जैसा मैम स्वागत करती है, देवी और सज्जनों, आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, ठीक है। चलिए, पहले हमेशा की तरह खुद से प्रैक्टिस करना है, पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है जी। चलिए, पहला सवाल, assertion रीजन है, amniocentesis for sex determination is one of the strategies of reproductive and child health care program। क्या ये बात सही है? क्या amniocentesis एक स्ट्रैटेजी थी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम की? ये बात गलत है, ठीक है। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी बेटा, ठीक है। या बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा। अभी जानते हैं। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक इंक्रीजिंग मिनांस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, ये बात बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं। जो एमनियोसेंटेसिस है बेटा, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम कोई भी बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, उसको पता लगा सकते हैं, है ना। एक निडल को डाला जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे की सेल्स होती है, तो वहां से हम पता लगा पाते हैं कि क्या बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं, राइट। तो एमनियोसेंटेसिस जो है बेटा, ये एक टेस्ट था, एक प्रोसीजर था कोई भी डिसऑर्डर पता करने के लिए, लेकिन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। लोगों ने फीमेल फीटिसाइड करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो जो सेक्स क्रोमोसोम है बेटा, है ना, सेल्स में आपको XX XY पता चल जाएगा कि मेल है या फीमेल है। तो लोगों ने यहाँ पे गलत इस्तेमाल कैसे किया, यहाँ पे फीमेल फीटिसाइड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे पता लग गया बेटा कि फीमेल है, यहाँ पता लग गया कि मेल है, ठीक है। पहले के टाइम के लोग नहीं चाहते थे कि उनके घर में बेटी हो, ऐसा इसलिए कि दहेज देना पड़ेगा, है ना, और लड़कियों को पढ़ाना पड़ेगा, पालना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्च होगा, तो इसलिए लोग चाहते ही नहीं थे कि फीमेल हो। हालांकि अब सब कुछ बदल गया है, ठीक है, लोग सुधर गए हैं, लोगों की मेंटालिटी चेंज हो गई है, लेकिन सरकार ने उस टाइम पे इस चीज को रोकने के लिए इसको लीगली बैन कर दिया गया था। ऐसा किया था कि अगर किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर भी ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके लिए पनिशेबल एक्ट है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। आप बताओगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सेक्स बच्चा जो है वो मेल है या वो फीमेल है। आज भी आप देखोगे हॉस्पिटल में लिखा रहता है ना, कि यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन मना है, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस जो था बेटा, वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का, और इसको बैन कर दिया गया था ताकि फीमेल फेटिसाइड को रोक दिया जाए, फीमेल फेटिसाइड और नहीं हो, ठीक है। तो एजर्शन इसका फॉल्स है और रीजन इसका ट्रू है। चलिए जी, बधाई हो बच्चों, अगर आपका सही है तो मार्क योरसेल्फ विद +4। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 2016 का। In context of amniocentesis, which of the following statement is incorrect? आपको incorrect बताना है और थोड़ा ध्यान से और समझ के करेंगे बच्चों, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। It is usually done when a woman is between 14 to 16 week pregnant। अगर 14 से 16 वीक प्रेग्नेंट है तो इसको यूजुअली किया जा सकता है। It is used for prenatal sex determination. It can be used for detection of Down syndrome, which is also a genetic abnormality.
इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट जिसमें क्या होता है ना, ये जो पैलेट होता है ये आधा टूटा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या ये इसके लिए डिटेक्शन के लिए? नहीं बेटा, ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपका लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ऐसी जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर, उनको पता करने के लिए होता है। तो ये बात कैसी हो गई? गलत हो गई, और आपका आंसर सही हो गया और आपको मिलते हैं +4, ठीक है। ये भी पता करते हुए चलेंगे कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। चलिए जी देवी और सज्जनों, अगला सरल सवाल अगेन आपकी स्क्रीन पर एमनियोसेंटेसिस पे। तो ये तो क्लियर हो गया कि एमनियोसेंटेसिस से क्वेश्चन आता है बच्चा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड, देखो अभी अभी मैंने ये लाइन बोली है कि इनमें से कौन सा पता नहीं लगेगा, डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस से इनमें से कौन सी बीमारी है जो पता नहीं लगेगी? एमनियोसेंटेसिस से जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगते हैं। अब इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो जेनेटिक डिसऑर्डर से नहीं होती? और हमारे समझदार बच्चे आंसर निकाल चुके होंगे, ऑब्वियसली इट इज जॉन्डिस, ठीक है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है ना, डाइजेशन में है, डाइजेशन प्रॉब्लम है और लिवर खराब होता है, ठीक है। चलिए, लायन-फिडलर सिंड्रोम, सेक्स ऑफ फीटस, डाउन सिंड्रोम, नहीं। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1 एंड आपको मिलते हैं +4। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देवी और सज्जनों बहुत प्यारा है ना। यहाँ से ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो एक मैचिंग आपके लिए भी सॉल्व करिए बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब बहुत प्यार से आप लगा लोगे इसका आंसर। चलिए जी, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। चलिए देखते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईओडी आपने सुना होगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार, है ना। आईओडीज, चलिए जी नहीं लाए, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईओडी, लिपीज लूप। लिपीज लूप एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, लिपीज लूप नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है, ठीक है। दूसरा, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन सी है? मल्टीलोड 375। आपको आईयूडीज के बच्चा नाम सारे याद होने चाहिए, हार्मोनल आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है, सभी इम्प्लांट्स वगैरह सब कुछ आपको सबके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद होने चाहिए। अगर हम बात करें बेटा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की, तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की अगर हम बात करें बच्चा, तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी हमारी एनसीईआरटी ने 3 दे रखी है, CUT, कॉपर टी, CU7 और मल्टीलोड 375। मल्टीलोड 375। अच्छा, ये लगती कैसे हैं? इनको लगाने के लिए ना प्रोफेशनल डॉक्टर्स की जरूरत होती है, ठीक है। इस तरीके से ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाते हैं, कुछ इस शेप से, है ना, इस तरीके से ये इम्प्लांट हो जाता है, और एक छोटा सा धागा सा होता है ना, ठीक है, वो यहाँ इस तरीके से लटका हुआ होता है ताकि इसको इंसर्ट कर दिया जाए और इसको निकाल दिया जाए। तो ये जो टी शेप होता है ना, ऐसे नहीं कि ये अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये सीधा ऐसे कैसे चला गया, ये जो ऐसे टी शेप होता है ना, ये ऐसे फ्लेक्सिबल होता है, ये ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो जब हम इसको अंदर डाल रहे होते हैं ना, तब ये इस शेप में होता है, ठीक है। अंदर डाला और ऊपर जाके इसको खोल दिया और इस तरीके से ये स्टिक हो जाता है ना, कॉपर रिलीजिंग आईओडी। और ये क्या रिलीज करता है? कॉपर आयंस। अब ये कॉपर आयंस क्या करते हैं बेटा? ये कॉपर आयंस स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। तब भी अगर स्पर्म कैसे भी करके फर्टिलाइज कर दिया एग को, तो उसके बाद वो आएगा तो इम्प्लांटेशन तो यूट्रस में होगा, तो यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं कि वो इम्प्लांटेशन ना कर पाए। तो हर कोशिश करनी है कि कैसे भी करके कॉन्ट्रासेप्शन करना है। 2 शब्द आते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन और कंसेप्शन। यहाँ पे गड़बड़ होती है। कॉन्ट्रासेप्शन यानी प्रेगनेंसी को रोकना, प्रेगनेंसी होने नहीं देना, और कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी को करवाना, प्रेगनेंसी होना। यहां गड़बड़ नहीं करना है बच्चा, ठीक है जी। चलिए एक बार देख लेते हैं अपने ऑप्शंस।
नॉन मेडिकेटेड आईयूडी लिपिलूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी और इम्प्लांट। अच्छा, इम्प्लांट्स में आपके प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होंगे और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का दो एग्जांपल है, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इम्प्लांट में प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, चलिए ए के सामने आ जाएगा बच्चा 3, बी के सामने आ जाएगा 1, सी के सामने आ जाएगा 4 और डी के सामने आ जाएगा बच्चा 2। 3 1 4 2, 3 1 3 1 4 2, ये रहा। ठीक है जी, बधाई हो बच्चों, मिलते हैं +4। ठीक है, जिनका सही है और जिनका गलत है -1। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देवियों और सज्जनों, अगला प्रश्न बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड? इनमें से कौन सा नहीं है लैक्टेशनल एमेनोरिया? लैक्टेशनल एमेनोरिया याद करो बच्चों, है ना, लैक्टेशन पीरियड में, पार्चुरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद 6 महीने लैक्टेशन पीरियड होता है ना, फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो लैक्टेशन पीरियड होता है, तो उस दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है, LH और FSH को रोका जाता है। याद करो बच्चों, अगर आपको फर्टिलाइजेशन कराना है तो उसके लिए एग होना चाहिए। एग होगा कहाँ से? निकलेगा ओवरी से, उससे हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। तो हमें क्या करना? ओव्यूलेशन ही नहीं होने देना। ओव्यूलेशन होता क्यों था? LH की वजह से। जब LH बहुत ज्यादा होता था, LH सर्ज होता था, तो ओव्यूलेशन होता था। तो हम क्या करेंगे? इनकी कॉन्सेंट्रेशन को रोक देंगे, यानी इनको रिलीज ही मत होने दो। ठीक है, अब वो कब होगा? जब प्रोलैक्टिन रिलीज होता है तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से LH और FSH रिलीज नहीं होते, ओव्यूलेशन नहीं होता, एग नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है, तो ये होता है बेटा आपका नेचुरल मेथड है। ये भी वॉल्स, ये एक बैरियर मेथड है। ठीक है, ये एक बैरियर मेथड है। कोइटस इंटरप्टस, ये भी कैसा है? नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस नेचुरल मेथड है। ठीक है, ये सब क्या है? नेचुरल मेथड है। आपसे पूछा कौन सा नहीं है, वो है वॉल्स, क्योंकि ये एक बैरियर मेथड है। ठीक है जी, बहुत सिंपल सवाल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न मैं बोल ही रही थी बेटा, MCQ यहाँ से मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना। अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए देखिए, वेसेक्टॉमी, वेसेक्टॉमी, दो शब्द हमारी एनसीईआरटी बोलती है, ट्यूबेक्टॉमी, वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी फॉर मेल्स, ट्यूबेक्टॉमी क्योंकि ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर फीमेल्स के अंदर है ना। कौन सी ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर फीमेल में, इसलिए ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स का हो गया। अब जो वेसेक्टॉमी होता है, ये कैसे? सर्जिकल मेथड है। ट्यूबेक्टॉमी, वेसेक्टॉमी दोनों सर्जिकल मेथड है। ठीक है, सर्जिकल मेथड यहां लिख देते हैं। सर्जिकल मेथड कौन से हो गए आपके? ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी में क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब का पार्ट को कट करेंगे और वहां पे बाइंड कर देंगे। वेसेक्टॉमी में क्या होगा? वास्ट डिफरेंस को कट करेंगे और वहां पे बाइंड कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा बेटा? उससे क्या होगा एक बार देख लेते हैं। देखो इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, ये क्या है? आपने पढ़ा है एनसीईआरटी के अंदर लिखा है एक स्मॉल इंसिजन ऑन स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर एक छोटा सा इंसिजन करेंगे और यहाँ से जो वास्ट डिफरेंस जा रही है उसको यहाँ पे इस तरीके से कट किया और यहाँ पे हमने बांध दिया, है ना, टाई कर दिया। ये क्या हो गया बच्चा? वेसेक्टॉमी हो गया। इसकी बात करें तो ये क्या हो गया बच्चा? ट्यूबेक्टॉमी हो गया। ट्यूबेक्टॉमी में क्या करना है हमें? ये देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो फलोपियन ट्यूब को, तो फलोपियन ट्यूब को हम कट करेंगे और बाइंड कर देंगे। अब यहाँ पे जो गड़बड़ होती है ना, वो गैमेटोजेनेसिस को लेके होती है, उसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ हो रहा है और यहाँ पे ओजेनेसिस जो है ओवरी में हो रहा है। अब यहाँ से जो स्पर्म निकल रहे थे वो स्पर्म नहीं निकलेंगे, और आपको यदि याद हो बेटा, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा मिलके क्या बना रहा था? सीमेन बना रहा था। तो यानी इनके सीमेन में स्पर्म नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लैंड से निकलता है उसको हम सेमिनल प्लाज्मा बोलता है। कौन सी ग्लैंड? आपकी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो सिक्रीशन होगा ना, यानी इस कंडीशन में वेसेक्टॉमी में जो इजैकुलेशन होगा उसके अंदर कोई भी स्पर्म नहीं होगा। बट
यहाँ पे ऐसा नहीं है गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस को अफेक्ट नहीं करता है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। गैमेटोजेनेसिस ना फीमेल में अफेक्ट होगा और ना ही बच्चा मेल में अफेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एग आएगा ही नहीं, एग आएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है जी। तो ये था बच्चा आपका सर्जिकल मेथड। अब आते हैं बैक टू द क्वेश्चन, कहाँ गए, ये रहे, ठीक है। वेसेक्टोमी हो गया आपका सर्जिकल मेथड। कोइटस इंटरप्टस अभी अभी पढ़ के आए हैं बच्चा, एक नेचुरल मेथड है। सर्वाइकल कैप्स, सर्वाइकल कैप एक बैरियर मेथड है। अब ये सर्वाइकल कैप क्या है, नाम से पता चल रहा है सर्विक्स के अंदर, सर्विक्स के अंदर इंसर्ट होती है एक कैप जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलेंगे, सर्वाइकल कैप। क्या आप यहाँ देख सकते हो बेटा, ठीक है, ऐसी डायाफ्राम सर्वाइकल कैप्स होती हैं, ठीक है। ये सर्विक्स को कवर कर देती हैं, ठीक है, सर्विक्स को बच्चा कवर कर देती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म एंटर नहीं करेंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। और सहेली, सहेली ओरल मेथड है, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल, याद करो बच्चों, ठीक है। तो ए के सामने आ गया बच्चा आपका 3, बी के सामने आ गया आपका 4, सी के सामने आ गया आपका 1 और डी के सामने आ गया आपका, सॉरी डी के सामने 1 आ गया, सी के सामने आ गया आपका 2 और डी के सामने आ गया आपका 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, लो जी, ठीक है। मिलते हैं इसके साथ आपको +4। चलिए जी बच्चा लोगों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देवी और सज्जनों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। Which of the following is not एन इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इनमें से कौन सा इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं है। चलिए जी, लिपीज लूप नॉन मेडिकेटेड प्लास्टिक का बना हुआ होता है, उसी तरीके से जैसे इंसर्ट करते हैं ना यूट्रस में, वैसे इसको भी इंसर्ट किया जाता है इस तरीके से यूट्रस में, ठीक है। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्टासेट हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, लेकिन प्रोजेस्ट्रोजन नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए जी, बहुत सिंपल सवाल था। मिलते हैं +4 और देवियों सज्जनों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चलिए, बहुत सिंपल इजी सवाल है, अभी अभी करके आए हैं। लेट्स सी बच्चे कैसा करते हैं, क्या आपको आइडिया लग गया है इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिपीज लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज, क्या वो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, नहीं। क्या वो सर्वाइकल बैरियर है, नहीं। क्या वो वॉल्ड बैरियर है, नहीं। वो है एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ठीक है, प्लास्टिक की बहुत पतली सी लेयर होती है, एस शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये कैसा काम करती है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का फैगोसाइटोसिस कर देती है स्पर्म्स का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which of the following is an example of hormone releasing IUD? इनमें से कौन सा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, ठीक है। LNG20, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 और कॉपर टी। देखो अभी अभी हम सारे एग्जाम्पल पढ़ के आए हैं। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। और तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या कर रहा है बच्चा, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है ना। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, जो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, ठीक है। एलएच और एफएसएच को रिलीज नहीं होने देगा। एलएच एफएसएच रिलीज नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा बच्चों तो एग ही नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, हम कॉन्ट्रासेप्शन कराने के, कॉन्ट्रासेप्शन, हमने कॉन्ट्रासेप्शन करा दिया, यानी प्रेगनेंसी को रोक दिया, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस, वॉल्ट्स LNG20, मल्टीलोड 375, प्रोजेस्टासेट, प्रोजेस्टासेट LNG20, लिपीज लूप या मल्टीलोड 375। एक बार बच्चा सभी खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ हमसे पूछा है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। तो वॉल्ट कैसे हो गया, फिजिकल। मल्टीलोड 375 कैसा हो गया, कॉपर रिलीजिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो लिपीज लूप कैसा हो गया, नॉन मेडिकेटेड,
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, प्रोजेस्टास्टेट और LNG-20, है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए अगर हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है जी। बहुत ही सरल सवाल था और बधाई हो बच्चा लोगों, आपको मिलते हैं +4। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर, आराम से देखें बेटा, सॉल्व करें, समझ के करें, कहीं भी गड़बड़ ना करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। डू नॉट इन्वॉल्व अ हार्मोन, ठीक है। हार्मोन का डू इन्वॉल्व द रोल ऑफ हार्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन, मतलब जिसके अंदर हार्मोन का यूज हो, ठीक है, रोल प्ले हो। बैरियर मेथड में तो नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बैरियर मेथड में तो नहीं होगा, कॉपर रिलीजिंग आईओडी में कॉपर का रोल है, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी बैरियर मेथड है। अच्छा एलिमिनेशन से हमने निकाल तो दिया वैसे करेक्ट आंसर, बट ये देखो नेचुरल मेथड में सारा हार्मोन का यूज था, प्रोलैक्टिन ज्यादा हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक है। पिल्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन, इमरजेंसी पिल सेम वही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन, तो ये सब हार्मोन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हार्मोन बेसिस है, देखो इनमें क्या हो रहा है ना, सेम रोल सबका सेम है। पिल्स के अंदर क्या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक देगा, वही इम्प्लांटेशन और ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर रहा है। तो ये तीनों, वो नेचुरल मेथड, पिल्स और इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। पिल्स तो वैसे भी हार्मोन के अंदर आती है ना, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी के अंदर आ रही है, तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स सहेली, आईपिल 7, सॉरी आईपिल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाउ अगेन वही क्वेश्चन आ गया, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, जो कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली है इसके बारे में जानना है। अच्छा जो कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली है, ये रही बेटा, है ना, नॉन स्टेरॉइडल है, ये याद रखना चाहिए, नॉन स्टेरॉइडल पिल है, नॉन स्टेरॉइडल पिल है, और इसके अंदर सेंटक्रोमेन, ठीक है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है। और ये काम क्या करता है बेटा, ये काम क्या करता है, जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है, उनको ब्लॉक कर देता है। कहाँ प्रेजेंट है, जैसे ये रहा ना यूट्रस, यहाँ पे एस्ट्रोजन के रिसेप्टर प्रेजेंट है, इनको ब्लॉक कर देगा, ये ब्लॉक हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन आगे नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए या चलिए जी, आप एक बार खुद से ऑप्शन देख सकते हो। ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेशन, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन, गलत बात है। एज एन आईयूडी, नो। as is the post-coital contraceptive, no beta, it blocks the estrogen receptor in the uterus preventing egg from getting implantation, ठीक है जी। लो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। चलिए जी बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर, अगेन वही वही क्वेश्चन अभी जो देखा था, आ गया है वापस से वही क्वेश्चन। The function of copper ion in copper releasing IUD is, जो copper releasing IUD है उसमें जो copper ion रिलीज हो रहे हैं उनका क्या काम है, उनका काम कॉन्ट्रासेप्शन का है, यानी हमारे को कैसे भी करके स्पर्म और एग को मिलने नहीं देना है, फर्टिलाइजेशन होने नहीं देना है। तो ये काम कर रहे हैं स्पर्म पे, ये क्या कर रहे हैं, स्पर्म के लिए कॉपर आयन टॉक्सिक होते हैं, तो ये क्या करेंगे, कॉपर आयन रिलीज कर देंगे। सपोज कॉपुलेशन हुआ और बॉडी के अंदर स्पर्म एंटर कर गए, तो स्पर्म जैसे इन कॉपर आयन के इन्फेक्ट में मतलब प्रेजेंस में आएंगे, ठीक है, इन्फेक्ट करेगा, इसको टॉक्सिन होता है वो, ठीक है। तो जैसे ही कॉपर आयन के इन्फ्लुएंस में आते हैं क्या होता है, स्पर्म
कि मोटिलिटी सप्रेस हो जाती है, यानी स्पर्म बहुत धीरे 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 जाएगा, मोटिलिटी कम हो जाएगी, है ना। जो पहले जाके दौड़ के जाता है वही तो एग को फर्टिलाइज करता है, तो इसकी मोटिलिटी स्लो हो जाएगा, जाने से पहले ही एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो ये मर जाएगा। बाकी कुछ स्पर्म्स के साथ ये क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर रहा है। बाई चांस कोई स्पर्म जो है एग तक पहुंच भी गया तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी खराब कर दी, ठीक है। और बेटा इन केस इसके बावजूद भी वो लास्ट कंडीशन है, तब भी अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये यूट्रस को हॉस्टाइल बना देंगे, ऐसा बना देंगे कि फर्टिलाइजेशन ही इम्प्लांटेशन ही ना हो पाए, ठीक है। तो ये पूरी कोशिश कर रहा है, ऐसी ही तुम्हें भी कोशिश करनी है, हार नहीं मानना है, कोशिश करते रहो, सिलेक्शन जरूर होगा। अब ये कोशिश कर रहा है ना, तो तुम्हें भी कोशिश करना है। तो ये कैसे भी करके ना कंट्रासेप्शन करवा रहा है, यानी प्रेगनेंसी को रोक रहा है, फर्टिलाइजेशन होने नहीं दे रहा है। तो क्या कर रहा है, इट सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, गैमेटोजेनेसिस को इफेक्ट नहीं करता, ये बात है, लेकिन ये लास्ट है। तो अगर दोनों ऑप्शन है तो मोर एप्रोप्रिएट इज दिस वन, ठीक है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन गलत बात है, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which of the following is incorrect regarding vasectomy? इनमें से कौन सा incorrect है regarding vasectomy? बेटा vasectomy अभी अभी हमने देखा है, vasectomy क्या है बेटा, है ना, क्या है vasectomy? वास डिफरेंस को कट कर देते हैं। वास डिफरेंस याद आ रही है बेटा, वास डिफरेंस इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से आ रही थी, है ना। आपको प्रोसेस याद होना चाहिए। पाथवे टेस्टिस के अंदर सबसे पहले रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और उसके बाद वास डिफरेंस। अच्छा, वास डिफरेंस के बाद बच्चों याद करो, यहाँ पे सेमिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती थी, वहां से डक्ट निकल रही थी, क्या बनता था, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, वो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट किस में ओपन होती थी, यूरेथ्रा में, है ना, यूरेथ्रा में। तो यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है जहाँ से स्पर्म भी पास होता था और यूरिन भी पास होता था, है ना। तो ऐसे बीच बीच में चीजों को भी रिवाइज करते रहिए बच्चा, ठीक है। अब देखते हैं ये जो वास डिफरेंस है, हम वैसेक्टोमी में किसको कट कर रहे हैं, वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दे रहे हैं, यानी ये वाला पाथवे ब्लॉक हो जा रहा है। तो वास डिफरेंशिया इज कट एंड टाई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। रिवर्सिबिलिटी इज पुअर, सही बात है। नो स्पर्म अकर इन सेमिनल फ्लूइड, बिल्कुल सही बात है। सेमाइनल फ्लूइड जो यहाँ बन रहा है ना, क्योंकि सेमाइनल प्लाज्मा जो आपकी ग्लैंड्स है, एक तो सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, फिर यहाँ पे आती है एक आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर नीचे आती है आपकी दो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, है ना। इन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन ही तो बन रहा था, तो उसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट नहीं होगा, स्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला ब्लॉकेज ही बंद हो चुका है। नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस। देखो अब यहाँ से स्पर्म तो जा रहे हैं, लेकिन यहां से बंद हो रहे हैं, इसके अंदर तो प्रेजेंट है, एपिडिडाइमिस में तो प्रेजेंट है, तो ये बात क्या हो गई, गलत। नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, नहीं नहीं जी, स्पर्म तो एपिडिडाइमिस में होगा, होगा, ठीक है, ये बात क्या होगी, गलत हो गई, इनकरेक्ट, ठीक है जी। चलिए बढ़िया है बेटा, करेक्ट होगा तो आपको मिलते हैं +4 और अगर गलत है तो -1, ठीक है जी। चलिए जी अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। लो जी अभी अभी पढ़ा है, क्या हलवा क्वेश्चन आया है। बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है, सही बात है, फर्टिलाइजेशन को ही तो रोक रहा है, कॉन्ट्रासेप्शन ही तो करा रहा है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करा रहा है, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी करा रहा है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म करा रहा है, ठीक है। हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, सही बात है। वेसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, नहीं, मैंने बोला गैमेटोजेनेसिस को वह अफेक्ट ही नहीं करता, तो ये प्रिवेंट कैसे कर देगा स्पर्मेटोजेनेसिस को, हमने तो सिर्फ वास डिफरेंस को कट करके टाई किया है ना, तो ये तो मतलब ही नहीं बनता, गलत बात है ये, है ना, गलत बात है ये, माइनस आपको मिलेंगे +4, है ना, जिसका गलत है, गलत बात, -1। चलिए जी अगला प्रश्न,
ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, फलोपियन ट्यूब को, है ना, फलोपियन ट्यूब को कट करके बाइंड कर दिया जाएगा, टाई कर दिया जाएगा। तो ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज इन विच यूट्रस को रिमूव किया जाएगा, ना जी ना। स्मॉल पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाई अप, बिल्कुल सही। ओवरीज आर रिमूव्ड, ओवरी को क्यों निकालना है? स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस, भाई वास डिफरेंस तो मेल का पार्ट है, हो ही नहीं सकता। लो कितना प्यारा क्वेश्चन था, है ना। आपको मिलते हैं बच्चा +4, है ना, भर भर के +4 है, भर भर के भर लो बाल्टियां +4 की, ठीक है, इकट्ठे कर लो। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगेन वेरी सरल क्वेश्चन, इस वाले चैप्टर से ऐसी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इनमें से कौन सी हार्मोन रिलीजिंग है? अब तो भाई टाइम ही नहीं लगना चाहिए। वॉल्ट बैरियर है, मल्टीलोड कॉपर है, सर्वाइकल बैरियर है, LNG-20 हार्मोनल है, ठीक है। चलिए जी, ये इजी इजी क्वेश्चंस है, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करने का है। चलिए 2023 में क्वेश्चन आया है, वाओ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको बच्चों आप लोग अच्छे से समझ के करेंगे बेटा, इसको आप सभी बच्चे अच्छे से समझ के करेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली transmitted disease is completely curable when detected early and treated properly। हमारी एनसीईआरटी इसका उल्टा बोलती है, वो बोलती है कि 3 बीमारियों के नाम लेके कि ये 3 बीमारी XYZ, ये 3 बीमारी अनक्यूरेबल है, मतलब ये क्योर नहीं की जा सकती, अगर आपने लेट कर दिया तो हो गया काम, और उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी क्यूरेबल है? पहले तो नॉन क्यूरेबल देख लें। एक तो है आपकी जेनिटल हर्पीज, ठीक है, एक है आपकी HIV इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन, ठीक है, और एक है आपका हेपेटाइटिस बी। चलिए ये तीनों बीमारी जो है ये क्यूरेबल नहीं है। अब देख लो जो बची वो क्यूरेबल है। अब ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। HIV इन्फेक्शन जो है बेटा नॉन क्यूरेबल है, जेनिटल हर्पीस नॉन क्यूरेबल है, हेपेटाइटिस बी नॉन क्यूरेबल है, बची कौन सी? गोनोरिया, ये क्यूरेबल है, ठीक है, ये क्यूरेबल है। तो एक बार देख लेते हैं, जेनिटल हर्पीस जो है ना, ये जिस वायरस से होती है वो वायरस यूजुअली बॉडी के अंदर घुसता है, ठीक है, स्किन से पेनिट्रेट मतलब बॉडी के अंदर घुसता है, फिर ये क्या करता है, ये जो आपका बॉडी के अंदर ना नर्व्स वाला पार्ट है, जो आपका लोअर बैक का पार्ट है, वहां पे ये डॉर्मेंट स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहता है बहुत लॉन्ग टाइम तक। अब बॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, अगर वो डॉर्मेंट स्टेट में है यानी एक्टिव फॉर्म, एक्टिवली रेप्लिकेशन नहीं कर पा रहा, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे पहचान ही नहीं पाता, ठीक है, तो हमारी लॉन्ग टाइम तक ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है, इसलिए इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। फिर ये बीच में कभी किसी भी XYZ रीजन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या सनलाइट एक्सपोजर की वजह से, बहुत सारे रीजन होता है, ये बीच बीच में एक्सपोज होता है और आउटबर्स्ट करता है, बीच बीच में सिम्टम देता है, फिर ये इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, तो बॉडी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए लॉन्ग टाइम तक ना बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। HIV वायरस आपको पता ही है, HIV वायरस कितना खतरनाक है, एड्स कॉज करता है, एड्स का कोई क्योर नहीं आया है अभी तक भी, ठीक है, ये बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारी T सेल्स को मारने लगता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी लिवर को अफेक्ट करता है, ठीक है, बहुत। तो ये तीनों ही जो है ना खतरनाक बीमारी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, एनसीईआरटी की लाइन थी बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगेन वही क्वेश्चन आ गया बेटा, वही क्वेश्चन आया 2023 मणिपुर में वापस से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल? तो उन तीनों को हटा दो, जैसे HIV इन्फेक्शन को हटा दो तुम, हेपेटाइटिस बी को हटा दो और जेनिटल हर्पीस को हटा दो। ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो आप एलिमिनेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिफिलिस और ट्राइकोमोनियासिस ये क्यूरेबल है। हमारी एनसीईआरटी ने बहुत सारी वेनरियल डिजीज के, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम दिए हैं, है ना, उनमें से 3 जो है ऐसी हैं जो क्योर नहीं की जा सकते, उनको याद कर लो, बाकी सब क्योरेबल है, ठीक है जी। चलिए +4 बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेटा आपके स्क्रीन पर, लो जी 2020 में भी ये क्वेश्चन आया, आर नॉट क्यूरेबल। अब की बार सीधा पूछ लिया उन्होंने,
है ना। आपको यही 3 याद करनी है। अब इसमें इस तरीके से पूछ लो या घुमा के पूछ लो, है ना। ये पूछ लो कौन सी क्यूरेबल, कौन सी नॉन क्यूरेबल है, या ये पूछ लो इनमें से कौन सी क्यूरेबल है। ठीक है, याद आपको वही 3 रखनी है, एनसीईआरटी वाली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट क्यूरेबल, जो क्यूरेबल नहीं है XYZ, वही तीनों याद रखनी है। ठीक है, पहले ढूंढ लेते हैं उनको। ये रहा, HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, जेनाइटल हर्पीस। लोड ही नहीं लेने का है, चिल होके करने का है। ठीक है जी, चलो +4 बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अरे देखो ना, फिर से आ गया ये क्वेश्चन, है ना। ये गाना बिल्कुल सूट करता है इस पे। 2019 में फिर से आया है ये, देखो ना, कितना हल्का क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है? जेनिटल हर्पीज। कितना सरल सवाल है ना। बस आपको वही याद रखना है, 3 नाम याद रख लो। अब वो ऐसे भी घुमाएगा, ऐसे भी घुमाएगा, ऐसे भी हर तरीके से घुमाएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें गलत नहीं करने का है। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर। हालांकि ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता था। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर टू एज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बच्चा वो होती है जो अदर देन यूट्रस कहीं भी हो जाए, चाहे वो सर्विक्स में हो जाए, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, वो कहीं भी हो जाए, अदर देन यूट्रस कहीं अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। ठीक है जी, ectopic pregnancy are referred to as implantation of embryo at the site other than uterus। आ गया जी। implantation of defective embryo नहीं, pregnancy terminated due to hormonal imbalance नहीं, pregnancy with genetic abnormalities नहीं। सिंपल सी बात है, implantation यूटरस के अलावा कहीं भी हो रहा है तो वो क्या हो गया आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, अगर प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में हो रही है तो इस टाइप की प्रेगनेंसी को क्या बोलता है? आपको क्लियर होना चाहिए, यूटरस के अलावा हो रही है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ठीक है जी, चलिए बधाई हो बच्चा, मिलते हैं आपको +4 और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which of the following is not a sexual transmitted disease? इनमें से कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? और अब तुम बहुत प्यार से ना इसका आंसर निकाल दोगे। ठीक है, चलो, Which of the following is not a sexual transmitted disease? हम पढ़ चुके हैं, ट्राइकोमोनियासिस है, सिफिलिस है और HIV एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स है, लेकिन इंसेफेलाइटिस नहीं है। इट इज किसी के पीछे लग रहा है ना तो इन्फ्लेमेशन, कहीं भी पीछे आइटिस लग जाए तो इन्फ्लेमेशन है ना। कुछ ज्यादा ही बेकार हो गया, प्यार से लिख देता है ना, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया सिंपल, ऑप्शन नंबर बी +4। 2015 के री में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप एलिमिनेशन से भी बहुत इजीली निकाल सकते हो बच्चा क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए अब आया है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, 2023 है। आराम से दोनों स्टेटमेंट को पढ़े, समझे और फिर आंसर करें जी। ठीक है, चलिए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। पहले सभी बच्चे खुद से एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे। जहां स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए ना बेटा, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने का है ना, गलती ना हो जाए अपने से। सिंगल वाले तो अपन फटाफट देख के लगा देते हैं आंसर। चलिए जी, देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। अच्छा, जो ये जितनी भी टेक्निक्स हैं इन सब के आपको नाम फुल फॉर्म अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है इन विवो फर्टिलाइजेशन का। क्या ये इन विवो है? इन विवो होता क्या है और इन विट्रो क्या होता है? इन विवो वो होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो, इन विवो इनसाइड द बॉडी हो। ठीक है, और अगर
फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो गया, तो वो हो गया इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या है, हम एक के अंदर बाहर से स्पर्म का इंजेक्शन डाल रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, इन विट्रो हो गया बेटा, है ना। तो ये बात क्या हो गई बच्चा, गलत हो गई। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट फीमेल कैन बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बिल्कुल सही बात है कि जिस केस में मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पाता फीमेल के अंदर, उस कंडीशन में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करा देंगे, ठीक है। तो ये जो इनफर्टिलिटी होती है, इसमें क्या बेसिकली कपल्स कैपेबल नहीं है कि वो बेबी प्रोड्यूस कर पाए, तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि प्रॉब्लम जो है वो मेल में भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम फीमेल में भी हो सकती है। आपने देखा होगा ना पहले की मूवीज में क्या था कि मूवीज में दिखाते भी थे, और हालांकि पहले भी ऐसा होता भी था कि अगर बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा तो जो है लोग बोलते थे कि फीमेल की गलती है, कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हालांकि सीरियलों में ज्यादा दिखाया जाता है ना ऐसी चीजें, सीरियल वगैरह में, सास बहू के सीरियल्स में ज्यादा दिखाया जाता है कि अगर बच्चा पैदा नहीं होता था तो सास चिल्लाती थी कि तेरी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो रहा है ना, तेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, बहुत इंटेंस सा, है ना, बैकग्राउंड रोता हुआ म्यूजिक बना के। तो ऐसा था भी, है ना, रियलिटी में भी था ऐसा, लोगों को ऐसे ही लगता था। फिर जब पढ़ाई हुई, ठीक है, इसके बारे में जाना गया, तो जो ऐसे इश्यूज होते हैं ना, वो मेल पार्टनर में भी हो सकता है, वो फीमेल पार्टनर में भी हो सकता है। किसी भी पार्टनर की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से कोई भी कपल अगर बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, है ना, 1 साल 2 साल से ज्यादा अगर कॉपुलेशन होने के बाद भी बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तब हम उसको इनफर्टिलिटी बोलेंगे, ठीक है जी। तो इनफर्टिलिटी अगर किसी भी रीजन से मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा फीमेल के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, अब आर्टिफिशियली इंसेमिनेट भी कर सकते हैं, है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उस प्रोसेस को बोला जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट 1 कैसा हो गया, इनकरेक्ट, और 2 क्या हो गया बच्चा, करेक्ट। तो 1 करेक्ट नहीं है, बोथ करेक्ट नहीं है, 1 इनकरेक्ट है और 2 करेक्ट है, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं आपको +4। और अब हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। In which of the following techniques embryos are transferred to assist those female who cannot conceive? आप ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों और समझ के करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है अच्छे से समझें, अच्छे से अटेम्प्ट करें, टाइम ले, जहां पे क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है ना उसको अच्छे से जरूर करना है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जहां पे एम्ब्रियो का हम ट्रांसफर करा रहे हैं, नाम से ही बच्चे निकाल देंगे अब, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे हम क्या ट्रांसफर करा रहे हैं, एम्ब्रियो का ट्रांसफर करा रहे हैं फीमेल के अंदर। अब ध्यान से देखिए बच्चा, GIFT, गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, यहाँ गैमीट का ट्रांसफर करा रहे हो। अच्छा, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो है ना, तो पहले वो जाइगोट हुआ होगा। जाइगोट कब बना होगा, जब स्पर्म और एग फ्यूज किए होंगे। तो हम तीनों कंडीशन में कराते हैं ना, हम क्या कराते हैं, गैमीट ट्रांसफर भी कराते हैं, हम क्या कराते हैं, जाइगोट भी ट्रांसफर कराते हैं। यही जाइगोट आगे चल के डेवलप होकर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर करा रहे हैं। तो देखो, GIFT तो नहीं हो सकता, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म, स्पर्म गैमीट है, स्पर्म इंजेक्शन नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकते। आपने पहली बात तो एलिमिनेशन से निकाल दिया आंसर, ठीक है, एलिमिनेशन से निकाल दिया। जिफ्ट और IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में हम एम्ब्रियो का ट्रांसफर कराते हैं, जाइगोट का ब्लास्टोसिस डेवलप कंडीशन में उसका ट्रांसफर कराते हैं, है ना। तो हम जिफ्ट भी बोल सकते हैं, जाइगोट यानी फर्टिलाइजेशन हो चुका है, यहाँ पे एम्ब्रियो लिखा है ना, तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है। हालांकि मोस्ट अप्रोप्रिएटली देखें तो जाइगोट आगे चल के कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। लेकिन आप ऑप्शन देखोगे तो ये दिस ऑप्शन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चा +4, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर 2017 दिल्ली में आया हुआ क्वेश्चन है। In case of a couple where a male is having a very low sperm count, which technique would be suitable for fertilization? इस कंडीशन में कौन सी कंडीशन जो है सही होगी, ठीक है।
पहले सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसका आंसर करेंगे, ठीक है जी। तो देखो इंट्रायूट्राइन नहीं होगा, ये नहीं होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा, क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, मेल, देखो ये चीज तो क्लियर है कि फीमेल की बॉडी फेवरेबल है फर्टिलाइजेशन कराने के लिए भी और इम्प्लांटेशन कराने के लिए भी। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो मेल पार्टनर में है और मेल पार्टनर में भी स्पर्म काउंट कम है। तो हमें क्या करना है, हमें बस फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म का ट्रांसफर कराना है। तो जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है ये बाहर होता है, ये बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। तो दिस वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, है ना। हम स्पर्म को डाल देंगे और फीमेल के अंदर, अब ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे फीमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इजिली और फीमेल के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग वैसे ही टेक्निक यूज की जाती है, इसलिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। चलिए बधाई हो बच्चा लोगों, आपको मिलते हैं +4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, ये ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, लेस देन 16 ब्लास्टोमियर फैलोपियन ट्यूब में, मोर देन 16 ब्लास्टोमियर यूट्रस के अंदर, ठीक है। जब आप क्लीवेज डिवीजन पढ़ते हो ना, जाइगोट बनता है, फिर 2, फिर 4, 8, है ना, इस तरीके से आपका डिवीजन होता रहता है। तो अगर 16 ब्लास्टोमियर तक होता है बेटा, तो हम उसको डालते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। और अगर 16 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है तो इसका मतलब यूट्रस के अंदर डालो, अब वो इम्प्लांटेशन करने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। तो फिम्बरी में तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, वो तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ना, जो एक को कैप्चर करते हैं। सर्विक्स में नहीं करेंगे, यूट्रस में करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। चलिए जी +4 मिलते हैं आपको और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए जी, a childless couple can be assisted to have a children through a technique called ZIFT. The फुल फॉर्म ऑफ टेक्निक, कितना सरल सवाल आया है बेटा, फुल फॉर्म पूछी है बस, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, कितना सरल सवाल है, ठीक है। यहाँ गड़बड़, यहाँ तो ब्लंडर नहीं होना चाहिए बच्चा लोगों, यहाँ तो बिल्कुल ब्लंडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मिलते हैं आपको +4। चलिए जी, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं हम आज का सेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मिलेंगे फिर हम अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, तैयारी करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।